चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पंचायती कानूनों के बारे में पढ़ा रहे हैं। पंचायतें भारत में आईं, उनका इतिहास क्या था, किस किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, हमने समझा। हमने ये भी देखा कि इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हमने आपको पंचायतों के डिटेल्ड फीचर्स अच्छे से समझाएं, उसमें जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं वो भी हमने आपको कवर कराई। हमने उसकी कमियां और भविष्य में उसे कैसे बेहतर बनाया जाए ये समझाया। हमने आपको बताया था कि हम इसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट से भी कवर कराएंगे। ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SC, ST और वुमेन सेगमेंट को इनेबल करते हैं कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा उठा करके, फ़ायदा उठाने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस के वाया वो खुद को एम्पावर करें और आगे बढ़ें। और हम ये भी बताएंगे कि डिसेबलिंग फैक्टर कौन से थे जिसकी वजह से वो लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का उस तरह का फ़ायदा नहीं उठा पाए जैसा उठाना बनता था। उस लेक्चर की ओर बढ़ें उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आदिवासी क्षेत्र को प्रभावित कैसे करती हैं। आदिवासी क्षेत्र के लिए पंचायतों के प्रावधान किस तरह से लागू होते हैं, प्रावधानों में कोई अंतर है या नहीं है, इन चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। फिर आप समझ पाएंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन की लाइफ को इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने कितना पॉजिटिवली या फिर कितना न्यूट्रल मैनर में प्रभावित किया। नेगेटिवली तो कम है, लेकिन नहीं प्रभावित हुए हैं, अगर वो अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है तो ये भी नेगेटिव है। ओके, हम इसे समझेंगे। पहले हम समझें पीसा कानून के बारे में। इस कानून के बारे में समझिए, उसके पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर को, अपनी डाइवर्सिटी को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और भी एनरिच करें, आगे की ओर बढ़ाएं। अब ऐसे में एक ऐसा समाज है जो विकास के क्रम के साथ साथ मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बना, जहाँ पर उस तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हुई, वो विकास में उस तरह से आगे नहीं बढ़ा। उसका खुद का अपना एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उसका खुद का अपना कस्टम है, ज़िंदगी जीने का अपना मैनर है, वो अपने रिचुअल्स के वाया चलता है। ऐसे समाज को हम आदिवासी समाज कह के पुकारते हैं, द ट्राइबल सोसाइटी। मोस्टली ये हमारे देश में जितने भी डीप पॉकेट्स हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है या फिर पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी है, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें आदिवासी लोग मिलते हैं। काफ़ी बड़े पैमाने राजस्थान में भी है, गुजरात के क्षेत्र में भी आते हैं। अब संविधान के अंदर इनको लेकर के खास प्रावधान रखे गए। आप एक जैसा कानून, एक जैसा संविधान पूरे देश पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से हर किसी की एस्पिरेशंस सर्व हों। और एस्पिरेशंस तो इंडिविजुअल सेंस में डिफरेंट होती ही हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, एस्पिरेशंस उन पर बेस्ड होती हैं। और वो बेसिक फंडामेंटल्स यही हैं कि हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, हर कोई स्वाधीनता चाहता है, हर कोई अपना राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर विकास चाहता है। तो किस तरह से लोग अपना सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल विकास कर पाएँ, इकोनॉमिक सेंस में डेवलप कर पाएँ खुद को, उसके लिए इनेबलिंग ग्राउंड्स बननी चाहिए। इस तरह के कोई रूल्स या राइट्स आप प्रोवाइड करें जो बहुत ही फंडामेंटल हों लोगों की लाइफ की ग्रोथ को लेकर के। तो फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए। इंडिविजुअली एस्पिरेशंस वेरी करती हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि एस्पिरेशंस की जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो समवेयर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो सेम होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ये उसकी अपनी एस्पिरेशन है। और बुनियाद इसी बात पे खड़ी है कि उसे अच्छा शिक्षा तंत्र मिलना चाहिए। अच्छा शिक्षा तंत्र मिल जाएगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन जाएगा। पत्रकार बनना है, पत्रकार बन जाएगा। तो शिक्षा तंत्र मुहैया कराना ही ये ज़रूरी है। इस तरह से संविधान के अंदर प्रावधान बनाए गए। तो एक लार्जर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो सोसाइटी होमोजीनियस नज़र आती है कुछ मामलों में, जैसे कि
सभी अपना विकास इस तरह से करना चाहते हैं कि गाड़ी घोड़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छी सुख सुविधा, जीवन यापन के अच्छे प्रबंध उनके पास हों। अब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपकी ये इच्छाएं ऑलमोस्ट सेम ही रहती। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे सोसाइटी में रहना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना फिरना, ये आपकी कुछ इच्छाएं रहती हैं। आपकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, आपकी कुछ अपनी लाइफ को लेके कुछ विशेज़ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के वाया आपको इनेबल किया जाता है कि आप इन्हें फुलफ़िल कर पाएँ राइट मैनर में। लेकिन कुछ समाज अपने आप में बहुत विलक्षण होते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्टिव और यूनिक होते हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी-बड़ी सड़कें ना बना करके, बहुत बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट ना बना करके, भव्य इमारतें ना बना करके, अपने जंगल, अपने पेड़, खुले आसमान, झरने, नदियाँ, इनको प्रिज़र्व करने को ही अपनी लाइफ़ का एसेट समझते हों। इसी में रहना इन्हें एक एनरिच्ड लाइफ़ का एक्सपीरियंस देता हो। तो ऐसे में अगर हम उनको इस तरह से इन कानून, नियम, प्रबंधों के तहत डाल दें कि भई आप अपना ये लाइफ़स्टाइल छोड़िए और एक नए लाइफ़स्टाइल में आ जाइए। गाड़ी, घोड़े पर घूमना शुरू कर दीजिए और इस तरह एयर कंडीशनिंग और हर चीज़ में रहना शुरू कर दीजिए। ये भी उसके लिए विकास नहीं है। विकास की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। सभी समाज में अलग-अलग तरह की इच्छाएँ हैं और हर समाज के लिए एक दूसरे समाज के विकास का मॉडल हो सकता है फिट ना भी होता हो। ऐसे आदिवासी समाज के लिए भी संविधान में जगह होनी अनिवार्य है। संविधान यदि ये बात करता है कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो वो जस्टिस सभी के साथ होना चाहिए। आदिवासी समाज के साथ यदि न्याय करना है तो उनकी जीवन जीने की जो शैली है, उनका जीवन यापन करने का जो अंदाज़ है, वो जिन पर्यावरण में रहना चाहते हैं, वो जिस तरह के पेड़ पौधों में, जिस तरह की ऑक्यूपेशन में, कामकाज में जीना चाहते हैं, ज़मीन से उनका जो संबंध है जिसकी वजह से उनका कल्चर कस्टम बना है, उस संबंध को हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा। विकास के कार्यक्रमों के नाम पर हम उनकी ज़मीन को जब ले लेते हैं और वहाँ पर कोई रेलवे लाइन या फिर बड़ी सी माइनिंग या बड़ा सा इरिगेशन प्रोजेक्ट लग जाता है और उन लोगों को हम उस ज़मीन के टुकड़े से विस्थापित करके एक नए ज़मीन के टुकड़े पे बसा देते हैं। बसाना बहुत बड़ी बात है, हम केवल उन्हें वहाँ पे एक ठिकाना दे देते हैं। बसने में तो कई हज़ार वर्ष भी लग सकते हैं। तो हम उन्हें नए ज़मीन का टुकड़ा दे देते हैं, पक्का मकान दे देते हैं, उसी प्रोजेक्ट में एक नौकरी भी दे देते हैं। हो सकता है ये उस समाज के लिए भी पर्याप्त ना हो, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई उनकी खेती बाड़ी में जंगल, जंगलों में मौसम के हिसाब से आने वाले फल फूल, जिनको तोड़ने, चुनने और बिनने के समय गाए गए वो गीत और गाने, जो कि उनके जीवन का एक अच्छा साहित्य बन जाता है। तो उनके लोकगीत, उनका लोक साहित्य, उनका जीवन, उनका चरित्र ज़मीन से जुड़ा रहता है। आप एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर के एक नए ज़मीन का टुकड़ा जब उन्हें देते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आप इसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, बट सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में ये उनकी लाइफ़ का एक तरह से डिस्टॉर्शन ही होता है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसी जंगलात इलाके से माइग्रेटेड या फिर आप कह सकते हैं विस्थापित आदमी दिल्ली के किसी सरकारी कार्यक्रम में नौकरी पाने के बाद दिल्ली की उन तंग गलियों में सेटल ना हो पाता हो, सांस ना ले पाता हो, वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से ना कर पाता हो, उसे खुले आसमान में, हरे भरे जंगलों में सांस लेने की आदत है। इस तरह से भी उसे कंपेल करना विकास के नाम पर, उसकी अपनी जीवन शैली को त्याग करके वो किसी और के द्वारा डिसाइडेड और डायरेक्टेड लाइफस्टाइल में एंटर करे, ये भी लोकतंत्र नहीं है, ये भी किसी के अधिकारों का हनन है। हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं, इसे चुनने का अधिकार हमारे पास है। हमारे जीवन जीने का जो ढंग है, उसका चयन करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि उससे किसी और का जीवन हनन नहीं होना चाहिए। हम किसी को हार्म ना करें, किसी को लॉस ना पहुंचाएं, समाज को, संस्थाओं को, संसाधनों को नुकसान ना करें। ऐसा ना करते हुए अगर हम कोई जीवन जीने का रास्ता चुनते हैं, वो तर्कसंगत और विधि सम्मत है, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में हमें ये मान के चलना होता है कि जहाँ एक तरफ समाज का अधिकार है विकास,
समाज का अधिकार है कि उसे सुख सुविधा से जुड़े हुए सभी संसाधन प्राप्त हों, हर तरह के रिसोर्सेज मिलें। वहीं कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनका अधिकार है, ये अधिकार ही बन जाता है कि उनकी ज़मीन, जंगल, जल और पर्यावरण उनसे ना छीना जाए। इसे भी रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रयास किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया है। ये कम्युनिटीज़ तब से रिकॉग्नाइज़ होती रही हैं जब हो सकता है कि मेन स्ट्रीम नेशनलिज़म का जन्म नहीं हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल उस लेवल पर मैच्योर नहीं हुई थी। उस समय में भी अगर आप भारत की बात करें तो 18th सेंचुरी 1730 से ऑनवर्ड ही आपको बहुत से ट्राइबल प्रोटेस्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किए गए हैं। सही मायने में अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी शासन की सही खिलाफत आदिवासी समाज की तरफ से ही हुई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जब नए कानून बना दिए गए ज़मींदारी के और बाकी कानून, इसके माध्यम से जब उन्होंने जंगलों की तरफ कब्जा किया, उन्होंने अपने तैयार किए गए शाहूकार और बनिए कम्युनिटी को, यानी कि मनी लेंडर, ट्रेडर और मर्चेंट को जब आदिवासी क्षेत्र में एंटर करवाया, आदिवासी लोगों को अपना कर्ज़दार बनाया, उनकी ज़मीनों को छीना, आदिवासी लोगों से उस तरह की फ़सलों की खेती कराई जिससे उनकी ज़मीनों की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई। धीरे धीरे उनकी ज़मीनें उनसे छिन गई और उनके मवेशी, उनके जानवर, उनके वो नदियाँ, झील, झरने, पहाड़ उनसे छिनते गए, तो उनके जीवन जीने का तरीका बदल गया। वो अपनी पहचान खोने लगे। अपने पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को, अपनी ज़मीनों को फिर से हासिल करने के लिए, इतिहास गवाह है, मॉडर्न हिस्ट्री भरी हुई है, आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर विरोध भी किया है, विद्रोह भी किया और क्रांति भी की है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन जो नहीं छोड़ी उन्होंने वो थी उनकी ज़मीन। ऐसे बहुत से कानून अंग्रेज़ों को भी बनाने पड़े जिसके तहत उन्हें आदिवासी समाज को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ा। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के तहत हमारे कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आदिवासी समाज को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो ट्राइबल सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के तौर पर एग्जिस्ट करती रही है हमेशा से ही। ऐसे में जब हम आज़ादी के बाद आगे बढ़े संविधान के माध्यम से, तो हो सकता है कि लंबे समय तक वो समाज पिछड़ा रहा, विकास उसका नहीं हो पाया जो कि उसकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए था। कोई भी समाज विकास से दूर नहीं रहना चाहता, विकास चाहता है। हर समाज ये चाहता है कि बीमार होने पर उसे इलाज मिले, वो अच्छा जीवन यापन कर पाए। लेकिन हम जिसे इलाज देने जा रहे हैं, हमें उसे कन्विंस करना होता है कि हम उसे क्या इलाज देने जा रहे हैं, हम उसे किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे, क्या वो इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए सहमत है या नहीं है, उसका इतना अधिकार बनता है। इसी तरह से उस आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय तक विकास नहीं हुआ और जब हमने बाद में विकास दिया भी, तो हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े शहरों को पानी चाहिए, बड़े शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें निकालनी हैं, बड़े शहरों को सप्लाई करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। जब इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने आदिवासी क्षेत्र के विकास की नीति बनाई होगी, तो आप सोच के देखिए वो कैसी नीति होगी। हम ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क से जोड़ दिया, लेकिन ध्यान दिया जाए तो वो तो बड़े शहरों को जोड़ने के लिए 2 सड़कें थीं। जो आदिवासी क्षेत्र से निकलना था ये मजबूरी थी, और हम उसे कहें कि हमने आदिवासी क्षेत्र से हाईवे निकाले हैं। हमने हाईवे उनकी सड़कों का अधिग्रहण करके निकाले हैं। इससे इनफैक्ट उन्हें लाभ कोई नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, क्योंकि वो क्लोज सोसाइटी में रहते हैं। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों और बसों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें किसी से मिलने आने जाना होता नहीं। इनफैक्ट उन सड़कों के वाया उनका जो जानवरों का इधर से उधर आना जाना, वो गाड़ी से टकरा के मरते हैं, और उन सड़कों के वाया उन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली जाती है। उनके नदियाँ, नदियों का नेचुरल प्रवाह, उनके चश्मे, उनके तालाब सूख जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। लंबे समय तक जब वो लोग इस तरह से डिसएन्चेंटेड रहे, कुछ नकारात्मक शक्तियों ने उनके हाथ में हथियार भी पकड़ाए, नक्सलवाद का भी जन्म हुआ। इसने भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत प्रभावित किया। आदिवासी क्षेत्र में सरकारों की रुचि कुछ इस वजह से भी रही कि देश के विकास कार्यक्रम में बड़ी तेज़ी से उद्योग धंधों के योगदान की आवश्यकता थी। उद्योग धंधों की बात करें, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, तो ये रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है एज अ रॉ मटेरियल। और अगर हम बात करें मिनरल की, तो मिनरल इन्हीं ट्राइबल रिच एरियाज़ में पाए जाते हैं। अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें, वो इन्हीं ट्राइबल रिच एरियाज़ में हैं। टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें, वो इन्हीं एरियाज़ में हैं। इन क्षेत्रों के इन संसाधनों का हमें अवशोषण करना था,
यानी कि हमें उसे एक्सप्लॉइट भी करना था, हमें उस क्षेत्र में जाना था। लंबे समय तक वह रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते रहे, कानूनों को डिस्टॉर्ट करके, और जो कानून आदिवासियों के हित में नहीं थे, उनके हाथ में बंदूक आई नक्सलवाद की और वो बढ़े। एक समय तक वो भी चीज़ नेगेटिव हो गई, वो भी राज्य के लिए, देश के लिए खतरा बन गई। फिर लोग अकारण भी मिसलीड हुए और वो उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए। फिर सरकारों ने कई बार सही प्रयास भी किए, शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, विकास के कार्यक्रम वहाँ ले जाने के, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा प्रेजुडिस्ड हो गए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, कि उन्होंने सबको अपना दुश्मन ही मान लिया। कुछ लोग जेन्युइनली ऐसा मानने लगे थे और कुछ लोग नेगेटिव हाथों में चढ़ करके मोटिवेट हुए। तो कुछ नकारात्मक बाहरी ताकतों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को आघात पहुंचाने के लिए भी नॉन स्टेट एक्टर्स को जन्म दिया। वो एक अलग मसला है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मुद्दा ये है कि इन क्षेत्रों का विकास इन क्षेत्रों की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए था। इन क्षेत्रों को कंसल्ट करके, बातचीत करके, उनके कस्टम, कल्चर, मैनर, उनकी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कंसिडर की जानी चाहिए थी। उनसे पूछ करके, बातचीत करके, उन्हें शामिल करके उनके क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। यही एक सही तरीका बनता था। उसी के दिशा में एक पहल है पीसा कानून, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बहुत से नकारात्मक भी हुए। पीसा कानून शब्दों में क्या कहता है और सही मायने में इसने क्या ज़मीन पर उतारा, वो हम सही मायने में ज़मीन पर क्या उतारा उसकी चर्चा हम करेंगे जब हम इनका असेसमेंट करेंगे। लेकिन ये क्या डिलीवर करता है, पहले हमें वो तकनीकियाँ समझनी होगी कि पीसा कानून पंचायती कानून से अलग कैसे है, और ये पंचायती कानून के ही क्षेत्र में आता है लेकिन उससे अलग है। कैसे है, पहले वो डिस्कस करना होगा। तो कुल मिलाकर के लंबे समय तक ये माना गया कि हमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हमें सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस देने होंगे, तभी जा कर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी डेवलप होगी और एक पावर डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में एग्जीक्यूट करनी होगी। अगर नीचे से ऊपर की और अप्रोच अपनाई जाएगी तभी विकास हो पाएगा। बॉटम अप अप्रोच अपनानी पड़ेगी, ना कि ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसके तहत ये लंबे समय तक माना गया था कि ऊपर की ओर विकास करिए, वो सीपिन हो के रेस के नीचे तक पहुंच जाएगा, पर वो रेस करके कभी नीचे पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते हमेशा बंद ही रहे। तो फिर ये माना गया कि नीचे से ऊपर की ओर विकास आना चाहिए, क्योंकि देश का बड़ा तबका नीचे की ओर रह रहा है। तो कुल मिलाकर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कानून 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए आ गया। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न ये रखा गया था कि शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज़ के क्षेत्रों में ये इस तरह से लागू नहीं होगा। मैंने आपको पंचायती कानून में ही बताए थे कि कुछ राज्य जो हैं वो बाहर रखे गए थे, चाहे वो नागालैंड था, मेघालय था, मिज़ोरम था, इस तरह के क्षेत्र बाहर रखे गए थे। कुछ अदर एरियाज़ थे, जैसे मणिपुर के पहाड़ी इलाके, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा मैनेज होते थे। जैसे वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिल एरिया, वो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के द्वारा मैनेज होता था। वो सर्टेन अदर एरियाज़ शब्द जो आया, मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। आज हम बात करेंगे कि भाई शेड्यूल्ड एरिया की ओर किस तरह से लाए जा सकते थे ये प्रावधान, क्यों आवश्यकता पड़ गई, कैसे लाए गए। पंचायती कानून जो 1992 में पूरे देश भर में लागू हुए, जो कुछ स्टेट्स और कुछ ख़ास इलाकों पे नहीं लागू हो पाए, उन ख़ास इलाके जिन्हें कि हम शेड्यूल्ड एरिया 5 के इलाके कहते हैं, कि आदिवासी जनसंख्या से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन तक पंचायती कानून कैसे पहुंचाए जाएं, इसका भी प्रावधान आर्टिकल 243 के उपखंडों में गिवन था। उसमें यह बताया गया था कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो पंचायती प्रावधानों को कुछ एग्जम्पशंस और मॉडिफिकेशंस के साथ उन एरियाज़ तक पहुंचाया दे सकती है जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ये अधिकार पार्लियामेंट का है, राज्य का अधिकार ये नहीं है। लेकिन अब आप एक बात ध्यान से समझिए, अभी पार्लियामेंट को ये कानून बनाना ही था, उसके पहले ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने पंचायत शेड्यूल्ड एरिया से जुड़े हुए क्षेत्रों की ओर पंचायती कानून बढ़ा दिया। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को सेंटर के बनाए हुए 1992 में संसद ने पास किया उस कानून को, 73rd अमेंडमेंट एक्ट को। 1993 में वो राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हो करके कानून के तौर पर लागू हुआ। 24 अप्रैल मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो 24 अप्रैल सही डेट है जिस डेट से 1993 से आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिला है। उसके तहत राज्यों को अपने राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर में कानून बनाना था,
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के मुताबिक। अब राज्यों ने वो कानून तो बनाया, लेकिन उन राज्यों ने वो जो अपने राज्य का कानून है उस कानून को अपनी ही शक्ति के अधीन एक्सटेंड कर दिया अपने राज्य में आने वाले शेड्यूल्ड 5 एरियाज़ की ओर। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है, एक राज्य छत्तीसगढ़ है, एक तो नॉर्मल स्टेट है छत्तीसगढ़, एक उसी छत्तीसगढ़ में थोड़ा इलाका है जिसे शेड्यूल्ड 5 एरिया डिक्लेयर किया गया है। अब सारे छत्तीसगढ़ तक तो छत्तीसगढ़ का पंचायती कानून लागू होगा, लेकिन पंचायती कानून में ये प्रावधान था कि भारत में जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उन तक यदि पंचायती प्रावधान लेके जाने हैं तो निर्णय पार्लियामेंट लेगा, ना कि राज्यों की विधानसभाएं। अब राज्यों ने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर्स ने, कि जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के प्रेरणा के तहत अपने राज्य में कानून बनाए तो कुछ राज्यों ने उन कानूनों को अपने राज्य के अधीन आने वाले शेड्यूल 5 एरिया की तरफ एक्सटेंड भी कर दिया। यानी कि अपने स्टेट के पंचायती कानून को शेड्यूल 5 एरिया पे भी लागू कर दिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश एक उदाहरण था उस समय में। ऐसे में ये एक तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही ये कह रहा है कि प्रावधानों को शेड्यूल्ड एरिया तक यदि लेकर के जाना है, ये शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है, ये शक्ति राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसा नहीं कर सकती। मैं जब राज्यों की विधानसभाएं कहता हूँ तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में सिंगल हाउस है, यूनिकैमरल है, तो मैं उसे ही स्टेट लेजिस्लेचर भी कह देता हूँ। सही मायने में अगर आप इसे देखें तो ये राज्य की कानून पालिका, विधायिका इसे कहते हैं। आई बात समझ में? स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली संस्था। अब मुद्दा ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ आदिवासी समाज के नेताओं ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। जब इसे चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जैसे आंध्र के उस कानून को, उस कदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया। और तब आदिवासी समाज ने कोर्ट के उस जजमेंट को कोट करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि आप इस बात को संज्ञान में लें कि आदिवासी क्षेत्रों तक पंचायती कानून यदि पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे। जैसे देश के स्तर पर राज्यों में पंचायतें बनेंगी, उसके तहत आपने एक अमेंडमेंट एक्ट ला करके प्रावधान दे दिए हैं पार्ट 9 के तहत। उस तरह से देश के भीतर आने वाले सभी शेड्यूल्ड एरियाज़ में किस तरह का कानून लागू होगा पंचायतों का, इसके लिए भी एक अम्ब्रेला लॉ आना चाहिए। केंद्र सरकार ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया जब उसने देखा कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर ही अपना बनाया हुआ कानून शेड्यूल्ड एरिया की ओर लेकर के जा रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये जांचने के लिए कि किस तरह से पंचायत के कानून शेड्यूल 5 एरिया तक के क्षेत्रों तक ले जाया जा सकता है, एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। इसे भूरिया कमेटी भी कहते हैं, BHURIA, भूरिया कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप स्टडी करें, आप जांचें और ये देखें कि पंचायती प्रावधानों को शेड्यूल 5 एरिया तक किस तरह से ले जाया जा सकता है। भूरिया कमेटी ने अपनी स्टडी की, स्टडी के माध्यम से अपनी रिकमेंडेशन से सबमिट कर दी, और जब रिकमेंडेशन सबमिट कर दी भूरिया कमेटी ने, तो फिर फाइनली 19 दिसंबर 1996 को पार्लियामेंट के अंदर पंचायतों के प्रावधानों को शेड्यूल 5 एरिया तक ले जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। यानी कि ये पीसा एक्ट प्रस्तुत कर दिया गया। 24 दिसंबर 25 दिसंबर के अराउंड 26 दिसंबर आई गेस, उसी साल 19 दिसंबर को पेश हुआ, 26 दिसंबर को ये पास हो गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 1996 को ही। और फिर ये राज्यों को नोटिफाई कर दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए पंचायती कानून को इस पीसा कानून के तहत अमेंड करके कंप्लाई कर जाइए पीसा कानून के साथ, और फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर अब पंचायतों का प्रावधान जैसे भी आपके स्टेट के शेड्यूल 5 एरिया तक लेकर के जाएगी, वो आपके स्टेट के अमेंडेड पंचायती कानून के अकॉर्डिंग लेकर के जाएगी, जिस अमेंडेड पंचायती कानून में पीसा कानून के प्रावधान अब सम्मिलित हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो बस सेंटर ने स्टेट को गाइड कर दिया कि आप अपने स्टेट के जो भी पंचायती कानून हैं उसे पीसा कानून के मुताबिक अमेंड कर लीजिए, ताकि आप जब भी अपने राज्य के पंचायती नियमों को शेड्यूल 5 एरिया तक एक्सटेंड करें तो आपका वो पूरा का पूरा जो पंचायती कानून है वो अमेंडेड वर्जन में ही आगे बढ़ेगा शेड्यूल 5 एरिया तक, जो अमेंडमेंट केंद्र के बनाए पीसा कानून पर आधारित हैं। आई बात समझ में?
तो फिर केंद्र ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया कि पार्लियामेंट एग्जम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस के साथ पंचायती कानून के प्रावधानों को शेड्यूल 5 एरिया तक ले जा सकती है। ऐसा पार्लियामेंट ने कर दिया। ये दिसंबर 1996 में हो गया। 1 बरस का समय दे दिया राज्य सरकारों को इस दिसंबर 1996 के पीसा कानून के साथ कंप्लाई करने के लिए, कि 1 बरस के अंदर अंदर आप भी अपने कानून में तब्दीली ले आएँ इस पीसा कानून के तहत। और जब आपके पंचायती कानून में तब्दीली हो जाएगी इस पीसा कानून के तहत, फिर आपका पंचायती कानून इस लायक हो जाएगा कि वह आपके राज्य के भीतर आने वाले शेड्यूल 5 एरिया तक भी लागू हो जाए। पहले आप ये रिक्वायर्ड परिवर्तन कर लीजिए, तब्दीलियाँ कर लीजिए, बस इतना है। मुद्दा ये है कि 1991 का दौर बहुत बड़ा दौर था। देश में तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। इसे हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी और नरेंद्र कह रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, नरेंद्र मोदी उस समय संघ में काम किया करते थे, संघ का प्रचार किया करते थे। एक तरफ लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे और उसमें नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही एक संघ प्रचारक के तौर पर, और गुजरात में उनकी रथ यात्रा को फैसिलिटेट कराने को लेकर के। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा थी, उधर बाद में जाएंगे। नरेंद्र शब्द निकल गया इसलिए मैंने बोला। PV नरसिम्हा राव, उनके साथ जुड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री के तौर पर काम किया करते थे। ऐसे में देश की आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर थी, हम पर इंपोर्ट बिल बहुत हावी था, यानी कि रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा था। ऐसे में हमारे देश को बहुत सी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट करानी पड़ती थी, जिसके बदले में हमें विदेशी करेंसी चाहिए थी, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें डॉलर्स में मिलती थी। हम रुपया दे करके डॉलर लाते थे और हम कर्जा मांग करके भी डॉलर लाते थे। अब कर्जा वापस तो करना ज़रूरी है। ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जैसी संस्थाएं हमें डॉलर सैंक्शन करें, डॉलर एलोकेट करें, ताकि हम अपने देश की बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए चीज़ें इंपोर्ट कर सकें, जैसे कि बहुत बड़ी बुनियादी सुविधा पेट्रोल, डीजल, LPG। ये नहीं होगा तो खेत रुक जाएंगे, घर रुक जाएंगे, गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ज़िंदगी रुक जाएगी। अब ये इंपोर्ट करानी पड़ती थी, तो इसके लिए डॉलर चाहिए थे। और डॉलर आपको कितने मिल सकते हैं, उसके लिए आपके देश से पैसा चाहिए। अब पैसा ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी छाप लें, आपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेज किए होते थे, उन प्लेजेस को फॉलो करना पड़ता था। ऐसे में आप अपने देश का सोना, आपके देश में जो गोल्ड है, उस गोल्ड को अपनी साख के तौर पर गिरवी रखें और डॉलर उठा लें और उस डॉलर से अपनी मांग पूरी कर लें। एक तरीका ये है, जो कि शायद पॉसिबल ना हो पाए। दूसरा तरीका ये है कि आपको लोन मिलेगा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि ठीक है, हम आपको और लोन दे देते हैं डॉलर, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त ये है कि ये सिलसिला लंबा नहीं चलेगा। आप अपनी इकॉनमी को सुधारिए ताकि आपकी इकॉनमी खुद से डॉलर कमाए। उसके लिए आप अपनी इकॉनमी को खोलिए, तो जिससे हम लोन ले रहे हैं उसकी शर्तें भी माननी पड़ेंगी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने भारत पे कुछ शर्तें लगाई थी कि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को ओपन करिए, विदेशी कंपनियों को आने दीजिए। पहली शर्त तो यही थी। भारत में जो जो कामकाज सरकार ने अपने लिए रिज़र्व कर रखे हैं, उन क्षेत्रों में भी प्राइवेट प्लेयर को आने दीजिए। तो जो विदेशी कंपनियों को भारत में आने दीजिए, वो ग्लोबलाइजेशन हो गया। आप अपने देश में जो जो काम सरकार कर रही है, जिन जिन कंपनियों के रूप में, उस काम को प्राइवेट प्लेयर को भी करने दीजिए, तो ये लिबरलाइजेशन हो गया। आप अपनी इकॉनमी को लिबरल करिए, खोलिए प्राइवेट प्लेयर के लिए। और जिन जिन क्षेत्रों में सरकार ने पैसा लगाया है, उन क्षेत्रों में से सरकार अगर नुकसान में जा रहे हैं वो कामकाज या कारखाने, सरकार अपना हाथ बाहर निकाले और प्राइवेट कंपनियों को वो टेक ओवर करने दे, या प्राइवेट कंपनी को उसमें इन्वेस्टमेंट करने दे, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे। ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक फार्मूला ऐसा था जिसके तहत माना गया कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर इम्प्रूव करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएंगे, इंपोर्ट भी घटेगा, क्योंकि हम यहीं पे चीज़ें बनाएंगे तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, डॉलर कम बाहर जाएगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डॉलर आएगा भारत में। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और आंतरिक इकोनॉमिक परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी। ऐसा LPG का एक दौर था उस समय में। हमने देश की अर्थव्यवस्था को ओपन किया, बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ भारत में आनी शुरू हुई
और इंडिया में जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे उद्योग जगत हैं, उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक खुला हाथ आजमाया इस दौर में। अब मुद्दा ये है कि विकास का कार्यक्रम टिका हुआ है मिनरल्स पे। मिनरल्स मिलते हैं आदिवासी क्षेत्र में। बड़े पैमाने पर इस समय में लूट मची, ज़मीनों को एक्वायर करने की, लैंड एक्विजिशन, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना है या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, तो चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे मिनरल्स को एक्वायर करने की बात हो, मिनरल एक्सकवेशन की बात करो, ऐसा लगा जैसे कि औने पौने दाम में ज़मीनों की और संसाधनों की इन एमएनसीज़ या इन कॉरपोरेट्स के सामने बंदर बाट सी लग गई। इन्होंने उन्हें हथियाना कब्जाना शुरू किया। आदिवासी समाज के अधिकार सबसे ज़्यादा हनन हुए। चारों तरफ चीख पुकार हो हल्ला मचने लगा। राज्य सरकारों ने पंचायती कानूनों को बिना पार्लियामेंट की द्वारा लाए गए कानून के, बिना पार्लियामेंट के कानून के लाए बिना ही राज्य सरकारों द्वारा पंचायती कानून राज्य का ही एक्सटेंड कर दिया गया था शेड्यूल्ड एरिया की तरफ। उसके तहत जम करके कॉरपोरेट सेक्टर और एमएनसीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के प्रयास किए गए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो आदिवासी समाज ने आवाज़ उठाई थी कि कोई कानून ऐसा लाया जो हमारा कस्टम कल्चर मैनर अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, जो हमारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो यहाँ की लोकल गवर्नेंस है उसमें हमारी कोई आवाज़ नहीं है, बाहरी लोग आ रहे हैं, हमारे संसाधनों को हमसे ले रहे हैं, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही हैं, हमारे पानी, जल, ज़मीन, जंगल के अधिकार हमसे जा रहे हैं। ये चला गया तो हमारा अस्तित्व चला जाएगा, और हमारा अस्तित्व चला गया तो हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को यदि आप बचाना चाहते हैं तो ऐसे कोई कानून लाइए जो हमें संरक्षण प्रदान करें, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। देश में विकास चल रहा है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, अच्छी बात है, मिलने चाहिए, कोई बात नहीं। रिसोर्सेज किस कीमत पर लेने हैं ये डिसाइड किया जाए। क्या वो किसी कम्युनिटी को ख़त्म करके किसी दूसरी कम्युनिटी को बचाना है, ऐसा होना चाहिए? नहीं। जितना बड़ा वो समाज है जो शहरों में बसता है, उतना ही असल वो भी समाज है जो आदिवासी है। तो हमारी भी रक्षा के लिए ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपने इकॉनमी ओपन कर दी थी, फॉरेन प्लेयर और प्राइवेट प्लेयर इन सेक्टर्स में एंटर करेगा, रिसोर्सेज और अदर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट में, लैंड एक्विजिशन और बाकी चीज़ों में, तो ऐसे में फिर आदिवासी समाज को कानून की रक्षा दे करके बचाना अनिवार्य हो गया था। तो फिर इसीलिए इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, इसी बैकग्राउंड में पीसा का कानून उस समय में आया था। और पीसा कानून का नाम ही आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अगर आज की डेट में मौजूदा समय में बात करें तो कुल ऐसे 10 राज्य हैं जिनमें 5th शेड्यूल्ड एरिया फॉल करते हैं। कौन से हैं? अगर भारत का नक्शा देखें तो वही पहाड़ी और जंगलात अंदरूनी क्षेत्र के राज्य हैं, चाहे तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। जिन जिन राज्यों में आदिवासी हैं वो एक अलग चीज़ है। शेड्यूल्ड 5 एरियाज़ एक अलग चीज़ है। जब मैंने शुरू में राज्यों के नाम बताए, मैंने आदिवासी समाज के तौर पर नाम बताया कि इन क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। अब जब हम बात कर रहे हैं टिपिकली शेड्यूल्ड 5 एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिस्ट में उत्तराखंड का नाम नहीं भी है, लेकिन उत्तराखंड में आदिवासी नहीं है ऐसा नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस लिस्ट को टिपिकल सेंस में इसी तरह से समझना है। तो राजस्थान में शेड्यूल्ड 5 एरियाज़ हैं, उड़ीसा में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात चारों लगते हैं आपस में, यहाँ पर हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र उधर से लगते हैं, इसमें भी हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपस में लगता है, इसमें भी हैं। हिमाचल प्रदेश और झारखंड भी लगता है, उसमें भी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हैं। ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आपस में लगते हैं, यहाँ है। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी हैं, और ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी हैं। इस तरह से कुल ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल 5 एरियाज़ पाए जाते हैं। मेन आधार क्या रहा होगा, उद्देश्य क्या रहा होगा पीसा कानून लाने का? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहा होगा कि शेड्यूल 5 एरिया के क्षेत्र के आदिवासी समाज को सेल्फ रूल प्रोवाइड करना है, वो स्वयं शासन कर सकें। कोई कॉरपोरेट या कोई उद्योग जगत या कोई राज्य की सरकार या देश की सरकारें उनके क्षेत्र में इस तरह से शासन ना करें जो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध हो। इच्छाएं हमेशा वो होनी चाहिए जो तर्कसंगत हैं।